बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे जो इंतहाई अहम हैं और पाकिस्तान से मुतल्लिक़ हैं। अव्वल, वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा ताशकंद, और ताशकंद के दौरे के दौरान वहाँ पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के हाशिए पर वज़ीर आज़म इमरान खान और अफ़गान सदर अशरफ गनी के दरमियान होने वाले इंतहाई अहम मुज़ाकरात जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की बूछाड़ की गई, और पाकिस्तान ने भी दो टोक अल्फाज में जो भी इल्ज़ामात लगाए गए उसका भरपूर जवाब दिया, और इसके नतीजे में फिर इस्लामाबाद में होने वाली अफ़गान पीस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई। कहा यह जाता है कि अफ़गान सदर अशरफ गनी ने दरख्वास्त की कि इस्लामाबाद में होने वाली इस अमन कॉन्फ्रेंस को मुलतवी किया जाए। आखिर इसकी क्या वजह है, अफ़गानिस्तान में आगे अमन और मुफाहमती अमल कैसे बढ़ेगा। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाक चीन ताल्लुकात, और इन ताल्लुकात में ये ताल्लुकात एक मरतबा फिर स्पॉटलाइट में, ख़ास तौर पर कोहिस्तान में होने वाले इंसिडेंट में, जहाँ पर चीनी वर्कर्स की बस को निशाना बनाया गया। इसके ऊपर अब तक क्या पेशरफ्त है, क्या इस किस्म के वाक़यात से पाक चीन ताल्लुकात मुतासर होंगे, क्या सी पैक मुतासर होगा। अपने पैनलिस्ट का तारफ़ आपसे करा दें। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर और डायरेक्टर सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप के ज़रिए पाकिस्तान के चीन में साबिक़ सफ़ीर एम्बेसडर मसूद खालिद साहब। एम्बेसडर मसूद खालिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अफ़गान अमूर के माहिर सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार ताहिर खान साहब हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं। जी सैयद मोहम्मद अली साहब, ताशकंद में बातचीत हुई, कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस के हाशिए के ऊपर हुई, लेकिन लबो लहजा इस मरतबा ताशकंद में होने वाली अफ़गान और पाकिस्तानी क़यादत के दरमियान जो मुलाकात हुई, इसमें अफ़गान क़यादत का लबो लहजा बहुत सख्त था, और वो तमाम जिसे कहते हैं सख्त गिर उनके जो रहनुमाएँ, जिनमें उनके कौमी सलामती के मुशीर, उनके दीगर रहनुमा, नायब सदर ख़ास तौर पर, सब वो वहाँ पर मौजूद थे। आखिर एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तमाम तर कोशिशें कर रहा है कि अफ़गानिस्तान का अमन और मुफाहमती अमल आगे बढ़े, लेकिन लबो लहजे में, अफ़गानिस्तान के लबो लहजे में कोई तब्दीली नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि एक्चुअली जो अफ़गान क़यादत का मौजूदा तर्ज़ अमल है, वो अफ़गानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल, उनके अदम एतमाद और इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा सबूत है। इसलिए जो पाकिस्तान के हवाले से जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और अपनी नालायकी और अपनी कमज़ोरी का मूर्द इल्ज़ाम वो पाकिस्तान को ठहरा रहे हैं, उसमें आपको पिछले कुछ अरसे में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे उनकी कई गैर मोहतात और गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट सामने आई हैं, जिस तरह उनके नायब सदर ने पाक फ़ज़ाइया के हवाले से कुछ इल्ज़ामात लगाए जो बिल्कुल ही गैर हकीकत पसंदाना थे। इसी तरह आपने देखा कि दुशंबे में जो काबुल इंतज़ामिया के जानिब से और उनके सदर की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए, वो बिल्कुल गैर हकीकत पसंदाना भी थे। लेकिन इसका हमें सिर्फ़ उन इल्ज़ामात से क़त्ल नज़र ये देखना चाहिए कि इसकी वजह क्या है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। इसके पीछे बुनियादी तौर पे 3 मुहर्रिकात हैं। नंबर 1 ये कि सियासी तौर पे अफ़गानिस्तान के सियासी मंज़रनामे पे जो काबुल इंतज़ामिया है वो कमज़ोर होती जा रही है। अमरीका की तकरीबन 95% अफवाज जा चुकी हैं, तो उनकी इनसिक्योरिटी में भी इजाफ़ा हो रहा है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है वो भी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, क्योंकि अफ़गान तालिबान जो मुख्तलिफ़ ख़ित्तों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, उन्होंने कई बॉर्डर क्रॉसिंग्स इंक्लूडिंग स्पिन बोल्दक उसको उन्होंने काबुल इंतज़ामिया से आज़ाद करा लिया है। साथ ही साथ वो डिप्लोमेटिक भी जो फ्रेंटिक और एक क्राइसिस डिप्लोमेसी की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी एक एलिमेंट ऑफ पैनिक नज़र आ रहा है, क्योंकि अफ़गान तालिबान भी आप जानते हैं कि दुनिया के तमाम बड़ी ताकतें और ख़ित्ते के जो नेबर्स हैं उनसे इंगेज्ड हैं, और पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसमें सबसे जो गैर हकीकत पसंदाना बात है वो ये है, और उसका सबूत ये है कि काबुल अफ़गान तालिबान जो हैं पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, चीन, रूस, अमेरिका, ईरान और तमाम मुल्कों से राब्ते में हैं।
तो पाकिस्तान का उनके ऊपर कोई लीवरेज, कोई डिस्प्रपोर्शनेट या एक्सेप्शनल नहीं है, और इस लिहाज से पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना बिल्कुल गलत भी है। बिल्कुल गलत है जी। ताहिर खान साहब, पाकिस्तान ने तो बहुत सिंसियरली तमाम तर इकदाम किए और ये बड़ी अहम पेशरफ थी इस्लामाबाद में जो अफगान अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 40 के करीब सरकर्दा रहनुमाओं को बुलाया जाना था। ताहिर खान साहब, ये फरमाइए कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी अशरफ गनी साहब को इस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कराने की, हालांकि उनकी नुमाइंदगी भी कॉन्फ्रेंस में हो रही थी उनके खुसूसी नुमाइंदे के ज़रिए। शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में कॉन्फ्रेंस बिल्कुल भी मुलतवी नहीं होनी चाहिए थी, और ये तो वैसे भी अफगान हुकूमत या अफगान रहनुमा जो पाकिस्तान से गिले शिकवे करते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि इसमें हुकूमत के लोग भी थे और इसमें अहम सियासी और साबिका मुजाहिदीन लीडर्स भी थे। जी। तो अगर वो आते, पाकिस्तान यही चाहता था कि उनसे जो मौजूदा हालात हैं, जो उसके मैंने जो खत देखा है जो अफगान लीडर्स को गया है, तो जो उनके दो अहदाफ और मकासद थे कि अफगान रहनुमाओं को सामने सुना जाए कि किस तरीके से मौजूदा हालात में अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाया जाए और मुस्तकबिल की जो एक वे फॉरवर्ड होता है क्या किया जा सकता है, और पाकिस्तान का क्या रोल हो, पाकिस्तान से उनके क्या मुतालिबात है, क्या शिकायत है। तो ये तो अफगान हुकूमत का पाकिस्तान से हर वक्त मुतालबा होता है, तो पाकिस्तान ने उनको एक मौका दिया और अहम शख्सियात इसमें वजीर खारजा अफगानिस्तान के उनको दावत दी, जो उनके कौमी असम्बली है उलसी जरगा उसके जो स्पीकर है मीर रहमान रहमानी को दावत दी, फिर डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने आना था, हामिद करजई साहब ने आना था, जो अहम रहनुमा है रशीद दोस्तम के बेटे बातूर दोस्तम को दावत दी, काफी सारे नाम हैं। तो अगर ये मौका, और अफगानिस्तान की हुकूमत के जो दो दलाइल है वो मेरी नजर में कमजोर है। एक के वक्त कम है, मेरे ख्याल में वक्त कम नहीं है, वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तो 45 मिनट का जहाज का वो है टाइम है, ड्यूरेशन है। फिर उनका ये मौकफ था कि कतर को एक डिलीगेशन किया है। मेरी जो मालूमात है, पाकिस्तान ने उनको ऑफर किया था कि जो लोग कतर जाएंगे, जो कि गए हैं, तो वो उनको एक खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान इस्लामाबाद ला सकता है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस 17 से 19 तक थी, तो वो किसी मरहले पे वो उसमें बैठ जा सकते हैं। तो वो पाकिस्तान ने उनसे वादा किया था कि वो ये काम भी कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं हो सका। फिर पाकिस्तान की मेरे ख्याल में मुलतवी करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मेरी ये भी मालूमात है अपने सफारत खाने काबिल के जरिए कि अक्सरियत जो गैर हुकूमती शख्सियात है, उन रहनुमा है, उन्होंने पाकिस्तान को आने की कंफर्मेशन दी थी कि वो आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने सही फैसला किया, क्योंकि एक फरीक ना हो, अफगान हुकूमत ना हो, तो उनके लोग ना हो, तो फिर उसका भी मनफी प्रोपेगेंडा होता है कि इन्होंने उनके मुखालिफिन को बुलाया या उनको बुलाया। तो ये अच्छा फैसला है पाकिस्तान का, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ईद के बाद क्यों ना हो। जी, एम्बेसडर मसूद खालिद साहब, ताहिर खान साहब ने बड़ा अहम नुकता उठाया कि फिर पाकिस्तान से तवक्को ये ना की जाए कि जी पाकिस्तान इस अफ़गान अमन और मफाहमती अमल को आगे बढ़ाने में कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। और ये जो ताशकंद में मीटिंग हुई अफ़गान सदर अशरफ गनी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दरमियान एक इल्ज़ामात की बूछाड़ थी, आप कैसे समझते हैं काबुल गवर्नमेंट का ये लबो लहजा और पाकिस्तान के ऊपर बेसरोपा इल्ज़ामात की बूछाड़, आप समझते हैं कि इससे दो तरफ़ा ताल्लुकात जो हैं वो उनमें कोई बेहतरी आएगी? बड़ा क्रूशल मोमेंट है, अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है और अंदर अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल बड़ी चैलेंजिंग बनी हुई है। ऐसे हालात में अफ़गान गवर्नमेंट का बड़ा तुर्श लबो लहजा पाकिस्तान मुखालिफ, ये तो मावन साबित नहीं होगा दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए? मुझे इसके ऊपर कोई खास ताज्जुब नहीं है, क्योंकि अगर आप तारीख उठा के देखें तो अशरफ गनी साहब की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के ऊपर इन इल्ज़ामात जो है वो लगाती रहती है। अब इनमें शिद्दत इसलिए आई है कि वहाँ पर जो है उनके जो मुखालिफ हैं, इनके तालिबान जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अशरफ गनी साहब को भी ये लग रहा है कि शायद उनकी हुकूमत जो है अब किसी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकती है, और जो मुस्तकबिल है वो कोई इतना यानी कि उसमें कोई सामने कोई क्लियर चीज़ नज़र नहीं आ रही उनको। तो मेरे ख्याल है ये फ्रस्ट्रेशन है और डिसअपॉइंटमेंट है। तो पाकिस्तान जो एक स्केपगोट है, पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराना, पाकिस्तान को हर किस्म के जो अफ़गानिस्तान में गड़बड़ हो रही है या जो भी इस वक्त सूरत हाल है उसका इल्ज़ाम लगा देना,
और सबसे आसान बात है। इसके अलावा आपको पता है कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत में कुछ ऐसे अहम ओहदों पर अनासर मौजूद हैं जो कि इधर उधर से जिनकी डोरी हिलती है, यानी कि उसमें इंडिया भी है, और उनके कहने पे, उनके इशारों पर भी पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की जाती है। जहाँ तक इस कॉन्फ्रेंस के मुलतवी होने का ताल्लुक है, मेरा तज्जिया जो है वो कोई इतना शायद सही ना हो, क्योंकि ताहिर साहब ने बड़ी तफसील से ये बात बताई है। ज़ाहिरी बात है अगर ये कॉन्फ्रेंस हो जाती तो अच्छा था, और हमें उम्मीद है कि ईद के बाद होगी, लेकिन हो सकता है शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम्स हों, क्योंकि आज दोहा में भी मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। तो हमने भी गालिबन जो गनी साहब की जो रिक्वेस्ट थी उसको फ़ौरन ही हमने मान लिया। तो हो सकता है शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम, लेकिन बहरहाल मेरे पास इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। लेकिन जहाँ तक जी पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान तो हमेशा से ये कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो है अमन जो है वो कायम हो, इस्तेहकाम हो, क्योंकि हमारे लिए तो बड़ी इस वक्त खतरात जो है मंडला रहे हैं पाकिस्तान के लिए, मुख्तलिफ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। अब आप ये देखिए ना, आज भी एक वाक़या हुआ है इस्लामाबाद में, जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता लगा। तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है। इसका मतलब है जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और दुश्मन अनासिर हैं वो मुतहर्रिक हो गए हैं, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात पे भी रखना डालना चाहते हैं, एक मिसगिविंग्स पैदा करना चाहते हैं। और इसमें गनी साहब की जो हुकूमत के जो ओहदेदार हैं और अरकान हैं वहाँ पर मौजूद, वो काफ़ी मेरा ख्याल है इसमें मुलव्वस। जी नाज़रीन, इस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो सैयद मोहम्मद अली साहब से पूछेंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या अफ़गान अमन और मुफाहमती अमल का। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात और अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगाए जाने वाले इल्ज़ामात। पाकिस्तान ने इनका मौसर जवाब दिया, लेकिन साथ ही अफ़गान सदर की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद में अमन कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई। तो इससे पहले दुनिया कहती थी जी आपका तालिबान पे असर व रसूख है, तो इस्लामाबाद ने जब तालिबान को यहाँ मदऊ किया तो दुनिया ने देखा कि तालिबान रहनुमा है। फिर अगेन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी कि भाई ये तो आपके अपने बंदे हैं, जब कुछ ना किया जाए तब भी तनकीद, और जब कुछ किया जाए तब भी तनकीद। तो फिर पाकिस्तान को तो मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता जो कुछ भी अफ़गानिस्तान में हो रहा है। सैयद मोहम्मद अली साहब, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान चूँकि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इस रीजन के अंदर अमन और सलामती और प्रोग्रेस के हवाले से, तो जिस तरह के हमारा एक नेशनल स्टांस फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स रहा है कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम कोई गारंटर नहीं है किसी भी फैक्शन या मकतब फ़िक्र के हवाले से। मैं सिर्फ एक क्विक कमेंट करना चाहता हूँ जो मेरे साथियों ने पहले बात की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का रोल अफ़गानिस्तान के की सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए पिवटल है, और ये जो कॉन्फ्रेंस अभी इस्लामाबाद की मुलतवी की गई है, ये मनसूख नहीं की गई। ये पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये अशरफ गनी साहब की पर्सनल रिक्वेस्ट पे की गई है। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह एम्बेसडर मसूद खालिद साहब ने बताया कि दोहा में तो ऑलरेडी जो डिफरेंट अफ़गान स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुशावरत का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जहाँ तक इंट्रा अफ़गान डायलॉग का कॉन्टेक्स्ट है तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोसेस दोहा में तो जारी है। दूसरी तरफ हम आते हैं एक रीजनल डायलॉग का कॉन्टेक्स्ट। आप जानते हैं कि कल ही इस हवाले से भी एक फ्रेमवर्क वजूद में आया है जिसमें पाकिस्तान, अमरीका, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान शरीक हैं, जो कि फ्यूचर में अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के हवाले से मुशावरत जारी रखेंगे। तो आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का रोल फैसिलिटेटर के तौर पे बदस्तूर बरकरार है। अलबत्ता ये जो गैर ज़िम्मेदाराना इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये एविडेंस है, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो काबुल इंतज़ामिया की बढ़ती हुई अदम सलामती और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का।
लेकिन इसका हमें मुदल्लिल जवाब देना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए, इससे प्रोवोक नहीं होना चाहिए। लेकिन 3 चीज़ें जो कि हमें पॉलिसी लेवल पे करनी चाहिए। हमें मल्टीलैटरल और बायलैटरल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टुवर्ड्स पीस प्रोसेस जारी रखनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को बहुत मजबूत बनाना चाहिए, ताकि हाल ही में आपने देखा कि बहुत सारे अटैक्स आपको ऐसे स्पॉयलर्स की तरफ से सामने आ रहे हैं जो कि इस माहौल को इस्तेमाल करना चाहते हैं पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़। और तीसरे तौर पे कि अगर फर्दर एस्केलेशन होती है अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और सिविल वॉर की सिचुएशन पैदा होती है और वहाँ के महाजरीन अगर आते हैं, अगरचे हम ये कह चुके हैं कि हम कोई बहुत ज़्यादा उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकेंगे, लेकिन फिर भी ये इंश्योर किया जाए कि बॉर्डर के करीब उनको तमाम रहने की सहूलियात दी जाएँ। ताहिर खान साहब, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने ऐसे ऐसे इलाकों में पेशकदमी की जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता था। इसने पाकिस्तान समेत खित्ते और आलमी ताकतों को हैरान कर दिया। ख़ास तौर पर ताजिक अफ़गान बॉर्डर पे कब्ज़ा करना, वहाँ पर पहुँच जाना, ऐसे ऐसे इलाकों में तालिबान ने पेशकदमी की जो यकीनी तौर पे पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के लिए हैरान कुन था। आप क्या समझते हैं, इतनी तेज़ी के साथ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स, तकरीबन 250 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स वो इस वक्त तालिबान के कब्ज़े में आ चुके हैं। मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं कि तालिबान ऐसी ही पेशकदमी करते रहे तो फिर तो काबुल भी नहीं बच पाएगा? तालिबान का ये भी कहना है कि अफगान हुकूमत के फोर्सेज ने उनके खिलाफ एक्शन शुरू किए तो उनके जवाब में उन्होंने एक्शन किए। ये जो आप कह रहे हैं कि उन इलाकों में ये गए, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने जी। शुमाल में माजी में कभी भी जो नार्दर्न पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान है वो ज्यादा नॉन पश्तून एरियाज है, ताजिक है वहाँ, उज़्बेक है, फिर सेंट्रल अफगानिस्तान में हजाराज है, तो वहाँ पे तालिबान का वो नहीं रहा। लेकिन तालिबान वहाँ मौजूद थे। तालिबान का ये पॉलिसी यही थी कि वो पहले आपको शुमाल में बड़े मजबूत करेंगे और बाद में जब एक वक्त आने से वो वहाँ एक्शन करेंगे। जुनूब के जो तालिबान है, जो पश्तून एरिया है या जो मशरकी इलाकों के जो पश्तून है, ये पश्तून ज्यादा जुनूब में है और मशरकी सूबों में है। ये निस्बतन उस तरह एजुकेटेड भी नहीं है। और फिर आप ये तो सबको पता है कि जो तालिबान में ज्यादा 12-10 जो लोग हैं, जब ज्यादा लोग हैं वो जुनूब के हैं, कंदहार के, हेलमंद के हैं। लेकिन जो शुमाल के तालिबान है वो फिर निस्बतन बड़े एक किस्म के, एक तो सख्त जंगजू है। आपको याद होगा जब यहाँ पाकिस्तान में वो किसी जमाने में ये कंट्रोल होता था कबाइली इलाकों में, तो उस वक्त के बारे में हम सुनते थे कि वो बड़े सख्त किस्म के जंगजू थे। बिल्कुल। तो ये वहाँ पर ये वो इसके बारे में हम सुनते हैं ना, ये जो शुमाल के लोग हैं, जो तालिबान है या दीगर लोग हैं, तो वो बड़े इतिहास से, मदद के लिहाज से भी, और वो जो फाइट जो जंग की उनकी सलाहियत है, और फिर ये उनके लिए दुरुस्त कहा आपने कि ऐसे इलाकों में वो पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे पहले देखें ना, वो समझते हैं कि किस इलाके में जाना चाहिए। उन्होंने अब तकरीबन अफगानिस्तान के पड़ोस में, ख्वाह वो कुंदूज के साथ शेर खान बंदर है, ख्वाह वो ईरान का इस्लाम किला है, या वो पाकिस्तान के अब जो स्पीन बोल्दक है, या वाखान का जो जिला है वो भी तालिबान ने कंट्रोल किया है, या बदगीर जो है जिसके तुर्कमेनिस्तान उसके पड़ोस में है। तो ये इलाके अब देखें ना, तमाम जो बड़े रास्ते हैं मां सिवाय तोरहम के, ये अब तालिबान की कंट्रोल। तालिबान उससे वो भी कर सकते हैं रेवेन्यू कि अगर किसी स्टेज पे हो गए तो ये पैसा उनको मिलना चाहिए, तो वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर में है तिजारत जो होती है। क्योंकि ताजिकिस्तान के शेर खान बंदर से पूरे सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान से शुरू आगे जाना, तो ये भी है। फिर इस्लाम कला सबसे ज्यादा अहम तिजारती रास्ता है ईरान के साथ जो है, तो लिहाजा ये भी है। और अगर किसी स्टेट पे वो तालिबान चाहें कि सप्लाई लाइन को हमने रोकना है तो वो भी रोक सकते हैं। और जब बड़े शहर पे आप कब्जा करते हैं, तो सर आज सुबह तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने डन का एक जिला है, डन के नाम से कंदहार में, डन कंदहार शहर के साथ लगा हुआ। अब वो शिबरगान ने कल तालिबान ने दावा किया जोजान जनरल दोस्तम के उज़्बेकों का गढ़ है। अगर तालिबान शिबरगान जाते हैं उनके मरकज के करीब, बल्कि कल तो उन दावा किया के अंदर दाखिल हो गए। तो ये अब इसका मतलब है कि तालिबान स्ट्रांग हो गए हैं, और उनको जब आप कब्जा करते हैं किसी जगह पे, फिर लोग रुकते नहीं है, फिर आगे जाते हैं। तो तालिबान को हौसला भी मिलता है, फिर अफगान फोर्सेस पे इनका एक नफसियाती असर भी होता है। अब अफगान हुकूमत को सोचना है, जिस तरह के कि ये जो आज मुज़ाकरात शुरू हुए हैं कतर में, और ये भी तालिबान पाकिस्तान की सहूलतकारी से हुई है। ये जो तालिबान को पाकिस्तान ने कन्विंस किया, उनसे दरखास्त की, ये क्योंकि अफगानी मुज़ाकरात में दहशत नहीं हो रही,
तो अब्दुल्ला साहब की सरबराही में आज मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, कल भी जारी रहेंगे और मेरे ख्याल में इसमें पेशरफ्त होनी चाहिए, क्योंकि अफगानों का मामला है। पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने अपने आप को इस मुज़ाकरात से दूर रखा है। जी, एम्बेसडर मसूद खालिद साहब, ये जो दोहा में प्रोसेस एक तातुल के बाद शुरू हुआ, आप समझते हैं कि ये किसी मंतकी नतीजे पे पहुंचेगा? चूँकि ये इंतहाई अहम मुज़ाकरात हैं, अफ़गानिस्तान का सियासी मुस्तकबिल, अमन और मुफाहमत को किसी मंतकी नतीजे पे पहुंचाना है, और ताहिर खान साहब इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि अफ़गान तालिबान इस वक्त अमन तजावीज़ पर भी काम कर रहे हैं। तो एम्बेसडर मसूद खालिद साहब, ये बताइए कि ये एक इंतहाई अहम मौका है जो तालिबान और अफ़गान हुकूमत को अब ज़ाया नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये एक दौर हो रहा है जिस वक्त दोहा में हो रहा है, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि किसी न किसी तरीके से कहीं कोई ऐसे अरेंजमेंट के ऊपर तस्वीर हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा कि आगे की तरफ बात बढ़े, क्योंकि ये बड़े अच्छी पेशरफ्त है इस लिहाज से। और तालिबान का रवैया भी मैं समझता हूँ कि रिलेटिवली यानी कि फ्लेक्सिबल है। अब देखिए, कल वज़ीर आज़म साहब ने एक अहम बात की, उन्होंने कहा जब तालिबान को अपनी फतह नज़र आ रही है, जब वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उनके ऊपर पाकिस्तान की क्या लीवरेज हो सकती है, वो कितनी बात पाकिस्तान की सुनेंगे। पाकिस्तान ने तो एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया है, पाकिस्तान ने इंटर अफगान नेगोशिएशंस में, पाकिस्तान ने तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात में एक यानी कि एक हेल्पर का, एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया है। अब पाकिस्तान तो इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है कि अफगानिस्तान में जो अमन है वो पाकिस्तान ने इंश्योर करना है, ये तो बिल्कुल एक गलत। लेकिन साथ ही ये हमारी जो पॉलिसी है वो सही है कि हमें इस काम में नहीं पड़ना चाहिए, हमें प्रोवोक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा से एक्चुअली हमारी कोशिश यही रही है कि हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाक चीन ताल्लुकात और दासू डैम के करीब आने वाला इंतहाई दिलखराश वाक़या, जिसके ऊपर पाकिस्तान और चीन की हुकूमतें इस वक्त मुतहर्रिक हैं, वाक़े का सुराग लगा रही हैं, तहकीकात हो रही हैं, आला सतह पर राब्ते हो रहे हैं। इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और नाज़रीन, आपके इल्म में है कि इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया KPK के डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान में, जहाँ पर दासू डैम ज़ेर तामीर है, और उस दासू डैम की तामीर में इस वक्त जो काम करने वाले चीनी वर्कर्स हैं उनकी बस को हादसा पेश आया। यानी उसे पहले तो कहा गया कि यह हादसा था, और लेकिन बाद में तहकीकात से पता चला कि एक दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान तहकीकात कर रही है, तहकीकात जारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने भी अपने ट्वीट में कहा कि जाए हादसा के ऊपर जो है वो एक्सप्लोसिव्स यानी आतिशगीर मादे के कुछ निशानात मिले हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं। तहकीकात जारी हैं और चीन की आला सतह की तहकीकाती टीम इस वक्त इस्लामाबाद पहुँच चुकी है। चीन के सफ़ीर ने भी जाए हादसा का दौरा किया है। आखिर ये क्या पुरस्रार गेम है, क्यों पाकिस्तान में चीनी वर्करों को निशाना बनाया जा रहा है, और क्या इस किस्म के वाक़यात से पाक चीन ताल्लुकात और CPEC मुतासर होगा? CPEC और पाक चीन जो दोस्ती के जो दुश्मन हैं, उनका क्या मज़मूम एजेंडा है, उस एजेंडे को कैसे नाकाम बनाया जा सकता है? जी सैयद मोहम्मद अली साहब। इसके 3 पहलू हैं। एक तो ये कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हो चुकी है, और जो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बनी है जिसका आज इजलास भी हुआ, उसमें चीनी सफ़ीर ख़ुद भी शरीक थे उस ब्रीफिंग में। उन्होंने, आप जानते हैं कि जाए हादसे का ख़ुद दौरा भी किया, उनको कंप्लीट ब्रीफिंग भी दी गई। इससे ये आपको नज़र आता है कि चीनी जो क़यादत है वो उस मामले को बहुत संजीदगी से ले रही है। आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का
चाइनीज़ प्रीमियर के प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ रब्ता भी हुआ, जिसमें उन्होंने उनको अश्योर किया है कि इसमें कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और तमाम हक़ाइक़ को सामने लाया जाएगा और जो भी अनासर इसमें मुलविस पाए गए उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। लेकिन तीसरी बात जो है वो मेरे अंदाज़े में जो चाइनीज़ क़यादत है वो इस मामले की नज़ाकत और अहमियत को बहुत करीब से और गौर से देख रही है। उसकी वजह ये है कि ये पूरा जो BRI का प्रोजेक्ट है और जिसका एक हिस्सा है CPEC, वो इसके हवाले से जो ख़तरात मंडला रहे हैं, जो इस खित्ते की सूरत हाल है जिसका ताल्लुक़ किसी हद तक अफ़गानिस्तान की भी ख़राब होती हुई सूरत हाल से भी है और उन स्पॉयलर्स से भी है जो कि इस अफ़गानिस्तान की अदम सलामती को पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और दोनों के सलामती और माशी मफादात को ज़क पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ऑल द मोर रीज़न ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ हमारी सियासी क़यादत, हमारी तस्वीराती क़यादत और हमारे सफारतकार जो हैं वो चीन को कॉन्फिडेंस में लें, और ये बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है कि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं, ताकि चाइनीज़ लीडरशिप को भी ये अंदाज़ा हो कि जो पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ इंडिविजुअल्स या मफादात या इन्वेस्टमेंट को टारगेट करते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं, वो चाइना जो कि एक बड़ी अजीम ताकत है उसके मफादात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और उनको उन ममालिक के साथ अगर इसमें भारतीय ना सिर्फ मुलविस हैं या भारतीय स्पॉन्सर्ड स्पॉयलर्स मुलविस हैं, तो मैं समझता हूं कि चीन को इस मामले को आला तरीन सतह पे भारत के साथ भी उठाना चाहिए और अपने जो उसके ताल्लुकात हैं नई दिल्ली के साथ उनको भी रिव्यू करना चाहिए। एम्बेसडर मसूद खालिद साहब, ये फरमाइए कि ये क्या इकदामात ऐसे किए जा सकते हैं कि जिससे मुस्तकबिल में जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं, चाइनीज़ कारकुन हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अगर इस तरह के वाक़यात होते रहे तो इससे यकीनी तौर पे पाक चीन ताल्लुकात पे असर पड़ेगा। 2004 से सिलसिला शुरू हुआ था और वक्तन चीनी कारकुनों को, चीनी वर्कर्स को, इंजीनियर्स को यहाँ टारगेट बनाया जाता रहा है जी। अभी कुछ महीने पहले ग्वादर में भी आपने देखा, बल्कि वहाँ तो उस वक्त चीनी सफीर भी गए हुए थे, उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन होटल को निशाना बनाया गया। अब ये एक बहुत संगीन वाक़या। नंबर 1 देखिए, दासू डैम पे काम जो है अभी शुरू हुआ है हाल ही में, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस वक्त चीनी कारकुनों को उनकी जो बस थी उसको टारगेट बनाया गया, जिसमें वो भी मारे गए, हमारे लोग भी शहीद हुए। अब आप ये देखिए कि इसको जरा बड़ा करके देखें इस प्रॉब्लम को। कल को ये जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये उस प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहां पर भी तकरीबी कार्रवाई कर सकते हैं, वहां पर भी बिजली घर या दूसरे जो वो मशीनरी है और इक्विपमेंट है और लोग हैं उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। तो ये कहने की तो जरूरत ही नहीं है कि सिक्योरिटी जो है हर चाइनीज प्रोजेक्ट पे, जहां के चाइनीज काम कर रहे हैं CPEC प्रोजेक्ट्स पे, बहुत ज्यादा एनहांस करने की जरूरत है। दूसरी बात ये है जी कि मैं तो मैंने पहले से ये कहता रहा हूँ कि जैसे जैसे ये CPEC आगे बढ़ेगा इसके चैलेंजेस बढ़ेंगे। CPEC हजम नहीं हो रहा, BRI हजम नहीं हो रहा, और आपको पता है कि जब से हुकूमत आई है वहां पर अमेरिका की भी, वहां पर भी चीन के खिलाफ एक टायरेड जो है वो शुरू किया गया है, ठीक है जी। और उसके ताने बाने मतलब इधर उधर मिलते हैं रीजन में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, इन्फिल्ट्रेटर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, मर्सनरीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, ठीक है जी, ताकि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो रखना पड़ सकता है उसके लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके लिए CPEC को यानी कि CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रखना पैदा किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छी नहीं है। इस मामले को हुकूमत पाकिस्तान को बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। चीनी हुकूमत ने भी अंडरस्टैंडेबली सो एंड राइटली सो बड़ा सीरियस लिया है मेरे हिसाब से। उनके लोग मारे गए हैं, इससे बड़ा वहाँ पर चीनी जो कंपनीज हैं उसमें बड़ा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो पैदा होता है, ठीक है ना जी। वो हम चाह रहे हैं कि चाइना की इन्वेस्टमेंट आए, ये CPEC के प्रोजेक्ट चलें, लेकिन अगर इस तरह के वाकयात होंगे तो वहाँ पर वो चीनी वर्कर्स और चीनी कंपनीज जो है अपने लोगों को भेजने में वो कुछ यानी कि रिलेक्टेंट होंगे, यकीनी तौर पे हिचकिचाहट का शिकार होंगे। सईद मोहम्मद अली साहब, आखिरी 2 मिनट हैं, ये बताइए कि क्या मुमकिन स्ट्रैटेजी हो सकती है? हमने चीन के साथ ताल्लुकात पे कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना, सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना,
कुछ इतलात ये भी हैं कि TTP की जानिब से ये कार्रवाई की गई। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ब्रॉड बेस्ड ज़रा उस सवाल के जवाब में बताइएगा कि एक दहशतगर्दी की नई लहर है, ख़ास तौर पे जिस तरह मसूद खालिद साहब कह रहे हैं कि CPAC ख़ास तौर पर निशाने के ऊपर है, CPAC निशाने के ऊपर है, पाकिस्तान एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों के निशाने के ऊपर है। हम कैसे इसका काउंटर कर सकते हैं? क्या काउंटर स्ट्रैटेजी हो सकती है हमारे पास? सिक्योरिटी रिव्यू तो अक्सर अब एक वो बन चुके हैं जी, सिक्योरिटी रिव्यू हो रहा है, बढ़ाई जा रही है, और इसके अलावा क्या क्या हम कर सकते हैं इकदाम ताकि पाकिस्तान भी महफूज और CPAC भी महफूज और पाक चीन ताल्लुकात भी मजबूत? इट्स बेसिकली जो मुस्तामिल टर्म यूज़ होती है, पाकिस्तान एंड चाइना आर फेसिंग रीजनल हाइब्रिड वॉर, और इसका कॉन्टेक्स्ट और इसका जो डोमेन है वो सिर्फ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नहीं है। अभी आप जानते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल भी पेश किया गया है जिसमें सीकियांग से की जो में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसके ऊपर इंपोर्ट बैन अमेरिका लगा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि CPAC और BRI से जो चीज़ें गुजरेंगी और सीकियांग में पैदा होंगी, अमेरिका की मंडी उसके लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो एक इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट भी है, एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया जा रहा है, और यहाँ के जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट को फेल और सबोताज करने की कोशिशें भी चल रही हैं। मीडिया में भी आपको आपके हवाले से एक इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस को शेक करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर की एक कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। आपको पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से ताल्लुकात में एक तवाज़ुन बरकरार रखना एक लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव है। दूसरी तरफ आपको सिफारतकारी जारी रखनी है, चाइना के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, रूस के साथ भी, लेकिन साथ ही साथ अफ़गानिस्तान का जो अमन है उसको हम जिस हद तक उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें वो ज़रूरी है, क्योंकि उसके नताइज जो हैं हमारे ऊपर आते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को अपनी मौसर हिकमत अमली वज़ा करनी होगी। ये जो एक नई हाइब्रिड वॉर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू की गई है, दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू की गई है, पाक चीन ताल्लुकात निशाने के ऊपर हैं, CPAC निशाने के ऊपर है। हमें अपनी सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर उसकी नज़रसानी करनी होगी, अपनी तमाम तर पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करनी होगी, अफ़गानिस्तान के ऊपर गहरी नज़र रखनी होगी। वहाँ पर दहशतगर्दी के मराकज़ जिनका जिक्र ताशकंद में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने किया, और ख़ास तौर पर अफ़गान क़यादत को वाज़ेह किया कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मरकज़ है। हमें उस दहशतगर्दी के मरकज़ से कैसे निपटना होगा, इसके लिए हमें एक मौसर स्ट्रैटेजी चाहिए। प्रोग्राम G वर्ल्ड की टीम को मतीन हैदर के साथ अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।